देश में इस वक्त क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है और भारतीय टीम एक के बाद एक सभी मैच जीत रहे हैं। और जिस टीम के लिए ये कहा जा रहा था कि वो भारत के लिए चुनौती बनेगा, यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उसकी हालत खुद इस वक्त ऐसी है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर है। तो क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए सबसे खराब दौर में से एक है? अरे रुकिए रुकिए, आप ये मत सोचिए कि मैं क्राइम की कहानी छोड़कर अब क्रिकेट की कहानी बताऊंगा। वो तो मैंने सोचा कि इस वक्त देश में क्रिकेट का माहौल है, तो क्यों ना मैं भी क्रिकेट के सबसे बड़े क्रिमिनल की बात ही कर लूं। वो अपराधी जिन्होंने पैसों के लिए क्रिकेट को बेच दिया और मैच में फिक्सिंग ही कर ली। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, एक ऐसा क्राइम जिसमें बड़े बड़े माफिया डॉन से लेकर क्रिकेट के बहुत ही बड़े खिलाड़ी भी शामिल थे। और आज मैं मैच फिक्सिंग की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा है, एक ऐसा धब्बा जो अभी पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन से भी बहुत बड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आज बात करने वाला हूँ क्रिकेट में होने वाले मैच फिक्सिंग की। और जो प्लेयर्स के नाम अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर उन सभी को साथ जोड़ लिया जाए ना, तो फिक्सर्स की एक अलग से क्रिकेट टीम बनाई जा सकती है। और ये सारे के सारे जो नाम मैं अभी बताने वाला हूँ वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको कनेक्ट करूँगा पाकिस्तान के फिक्सर कंपनी से, जिसके बदौलत फिक्सिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सबसे आगे है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैच फिक्सिंग होता क्या है। वैसे आपको पता ही होगा कि इसमें सब कुछ पहले से तय होता है, जैसे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जानबूझ के बॉलिंग में ज़्यादा रन दे देगा, कौन चौके छक्के लगाएगा, कौन जानबूझ के कैच छोड़ देगा या कौन जानबूझ के खेल में आउट हो जाएगा। हालांकि ये सब ग्राउंड पर करते खिलाड़ी है, लेकिन इसे करवाने वाला कोई और होता है। वो लोग जो बैटिंग का धंधा करते हैं क्रिकेट में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में, कुल मिलाकर कहें आसान भाषा में तो सट्टेबाजी का धंधा करते हैं, जहां वो मैच में होने वाले घटनाओं पर शर्त लगाते हैं, पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद या तो वो दोगुना तिगुना अमाउंट कमा लेते हैं या फिर शर्त में अपने सारे पैसे को डुबा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का जुआ है जो खेला तो जाता है क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन इसके जो असली खिलाड़ी होते हैं वो मैदान के पीछे छुपे हुए बड़े बड़े माफिया और डॉन होते हैं, और उनके हाथों के कठपुतलियाँ होते हैं मैदान पर खेल रहे वो लालची खिलाड़ी जो पैसे के लिए फिक्स हो जाते हैं। तो एक समय था 1994 का, जब क्रिकेट में फिक्सिंग का मामला पहली बार सामने आया था। और ये मामला जब सामने आया तो क्रिकेट की जड़ें अगले कई साल के लिए खुद गई। अब ये था तो एक तरह का क्राइम ही। तो जहाँ जहाँ ये मामला आया वहाँ की पुलिस ने अपना काम किया, कार्रवाई की उन खिलाड़ियों के ऊपर। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने भी अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर खिलाड़ियों पर कार्रवाई किया, उन पर बैन लगाया और उन्हें एक तरह से क्रिकेट से अलग थलग कर दिया। तो अब तक जितने भी खिलाड़ी पकड़े गए हैं मैच फिक्सिंग करते हुए, उसमें से 33 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया है और उन्हें इस फिक्सिंग के लिए या तो सज़ा मिली या तो उन्हें बैन कर दिया गया। किसी किसी को लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया तो किसी को कुछ साल के लिए। अब मैं आता हूँ उस बात पे जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था। अब इस मैच फिक्सिंग करने वाले 33 खिलाड़ियों के हिट लिस्ट में जिस देश के खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा नाम है, अगर मैं उसका नाम बताऊं आपको तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो जो टीम है वो क्रिकेट टीम, वो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। और मैच फिक्स करने वाले इस 33 खिलाड़ियों की हिट लिस्ट में 8 पाकिस्तानी हैं, यानी कि 25%, यानी हर 4 में से एक मैच फिक्स करने वाला खिलाड़ी पाकिस्तानी है। आज के इस हिट लिस्ट में जो पहला नाम है वो पाकिस्तान के सबसे धुरंधर क्रिकेट प्लेयर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान और दुनिया भर में वो एक फिक्सर के नाम से जाने जाते हैं, और वो है सलीम मलिक, जिन्हें साल 2000 में घूस देने के आरोप में बैन कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए। क्रिकेट के इतिहास में ये एक ऐसे खिलाड़ी बन के सामने आए
जिसे पहली बार बैन किया गया था, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और वो जेल भी गए थे। हालांकि साल 2008 में उनके बैन को हटा दिया गया था। पाकिस्तान की इस बैन लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है अताउर रहमान का। उन्हें भी साल 2000 में ही बैन कर दिया था लाइफ टाइम के लिए, और उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बुकी के साथ कुछ फिक्सिंग डील वगैरह किया था। अब जो तीसरा नाम है इस पूरे लिस्ट में, वो पाकिस्तान के एक ऐसे बॉलर का है जिसने क्रिकेट के मैदान पर अपने बॉलिंग के जरिए कुछ ऐसा किया जिससे उनके पूरे टीम को नुकसान पहुंच सकता था, फिर भी उसने वैसा किया, और वो नाम है मोहम्मद आमिर का। उसने 2010 के अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जानबूझकर नो बॉल फेंके, और जिसकी वजह से नवंबर 2011 में इंग्लैंड की एक कोर्ट में धोखा देने, जुआ खेलने और कंस्पिरेसी करने और घूस लेने के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई, और 5 साल के लिए क्रिकेट से वो बैन भी कर दिए गए। इन्हीं के साथ एक दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ को भी इसी तरह की सज़ा मिली इंग्लैंड के इसी कोर्ट में, और उन्हें 7 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन इन सब से बड़ी सज़ा उस खिलाड़ी को मिला जिसने इन सभी खिलाड़ियों से ये करवाया, और उनका नाम है सलमान बट। इस खिलाड़ी को 2 साल 6 महीने की सज़ा मिली और 10 साल के लिए इन्हें बैन भी कर दिया गया। तो अभी तक मैंने जितने भी नाम बताए फिक्सर्स की, उससे तो आप ये देख रहे हैं कि आधी टीम यहाँ पर क्रिकेट की बन चुकी है, जो कि 5 हैं, जिसने फिक्सिंग करने के आरोप में या तो बैन हुए हैं या फिर सज़ा पा चुके हैं। अब जिस खिलाड़ी का मैं नाम बताने जा रहा हूँ, उसे साल 2010 में इंग्लैंड में एसेक्स टीम के साथ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस पर जो आरोप लगे उससे वो छूट गया। उस पाकिस्तानी प्लेयर का नाम है दानिश कनेरिया, जो इन दिनों वर्ल्ड कप के दौरान काफ़ी लाइमलाइट में भी बने हुए हैं अपने अलग अलग बयान के लिए। हालांकि उस समय वो पुलिस से तो छूट गए, आरोप से तो निकल गए बाहर, लेकिन ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर लाइफ बैन बनाए रखा, और इस चीज़ में पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी अपनी सहमति दी। पाकिस्तान के मैच फिक्सिंग में फंसे खिलाड़ियों में अगला नाम है शर्जील खान का। शर्जील खान को अगस्त 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में फिक्सिंग के आरोप में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में नामजद हुए, उनमें जो अब अगला नाम है वो है उमर अकमल का। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास बहुत सारे लोग आते थे घूस देने के लिए, लेकिन ये बात उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताई, और इसलिए ही उन्हें हर तरह के क्रिकेट से अप्रैल 2020 में बैन कर दिया गया था। तो ये थे वो 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो दुनिया भर के बैन खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट में तो 33 नाम थे, तो वो 25 खिलाड़ी किस देश के हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, और आखिर क्यों नहीं बताया? तो इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि इतने बड़े नंबर में किसी और देश के खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। वैसे जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस लिस्ट में 7 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के हैं, 5 खिलाड़ी यूएई और 4 खिलाड़ी भारत के, 2 बांग्लादेश के, 1 श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, केन्या और न्यूजीलैंड के हैं। और मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है, ऐसे फिक्सिंग के कोई बड़े मामले सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ थम गया है। लेकिन अभी आगे जो मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ, उसे अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे ये सोचकर कि इन सभी चीज़ों के पीछे कितना पैसा बन रहा है, लोग किस तरह से, जो ये पूरा फिक्सिंग सिंडिकेट है, सट्टेबाजों की जो पूरी टोली है, ये किस तरह से काम कर रहा है और कितने पैसे बना रहा है, और इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। बेटिंग और फिक्सिंग के गेम में इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि मानो इससे किसी छोटे देश का पूरा खर्चा निकल जाए। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पोर्ट्स रडार। ये सालों से पूरी दुनिया के 92 देशों में 12 खेल पर नज़र रखती है। 2022 में क्रिकेट के 13 मैच ऐसे हुए जो शक के घेरे में थे, यानी मुमकिन है कि वो फिक्स किया गया था। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि मैच फिक्स करने में और जो इसका चक्रव्यूह रचा जाता है, उसमें बैटिंग यानी कि सट्टेबाजी का जो पूरा खेल होता है वो पूरा फिक्स होता है। सट्टा हर मैच में, हर ओवर, हर गेंद, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर लग सकता है, और उसी सट्टे में कमाई करने के लिए मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की जाती है। मैच फिक्सिंग में पूरे मैच का नतीजा पहले से तय होता है।
तो स्पॉट फिक्सिंग किसी भी ओवर में किसी भी बॉल पर या खिलाड़ी की फील्डिंग पर किया जा सकता है। अब फिक्सिंग का राक्षस कितना बड़ा है? कतर में एक संगठन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट सिक्योरिटी, उसने 2016 में बताया कि भारत में होने वाले आईपीएल के हर मैच में 1000 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। और सुनिए, इस संगठन ने अलार्म बजाते हुए ये भी बताया कि भारत में अवैध सट्टाबाजी का जो धंधा है वो 990,000 करोड़ यानी कि 150 अरब डॉलर का है, जिसमें से 80% पूरा क्रिकेट से आता है। यानी क्रिकेट का ये काला बाजार 750,000 करोड़ जितना बड़ा है, इतना बड़ा कि आधे अफ्रीका का इससे खर्चा निकाला जाता है। और ये इतना बड़ा अमाउंट है, इतना ज़्यादा पैसा है कि इसको, इस सट्टेबाजी के पूरे खेल को जड़ से ख़त्म करना और रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई अगर चाहे भी कि इसे मैं ख़त्म कर दूं तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है। और इन सभी चीज़ों के पीछे एक ऐसा क्रिमिनल सिंडिकेट काम करता है जिसके पीछे बहुत ही बड़ा माफिया है, डॉन है। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि कई देशों के माफिया डॉन के शामिल होने की बात आती रहती है। और ये ऐसे सिंडिकेट है जो कभी अपने राज को सामने नहीं आने देते हैं। अगर कोई इसकी कोशिश भी करता है तो उसका वो हश्र होता है कि वो आगे कुछ बताने के लायक नहीं रहता है। और ये सभी चीज़ मैं अभी आपको 2 लाइन के कहानी में बताऊंगा कि जब साल 2000 में पूरा मामला फ्लैश हुआ था मैच फिक्सिंग का, इसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान का भी नाम आया था, हैंसी क्रोनिए। उनसे जब पूछताछ हुई, उनके एक साथ के कई खिलाड़ी भी पकड़े गए और इस पूरे मामले का जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनसे पूछे गए कि राज बताओ कौन इसमें शामिल है, क्या है इसके पीछे, कौन काम करता है। जब ये मौका आया कि वो बता पाए, लेकिन उससे पहले ही उनका एक छोटा सा प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है और वो प्लेन क्रैश में ही मारे जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या उन्हें ये जो फिक्सिंग का सिंडिकेट है उन्होंने मरवा दिया? और ऐसे सवाल बार बार उठते रहे लेकिन कभी कुछ साफ नहीं हुआ, कभी कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। वो बस एक एक्सीडेंट बन के रह गया। क्रिकेट का ये काला सच आपके लिए जानना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सुनाया आपको क्रिकेट से जुड़े जो भी क्राइम थे उसकी ही कहानी थी। तो मैंने सोचा कि क्रिकेट का माहौल है तो क्यों ना ये आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही मैच फिक्सिंग और उसके कानून और मैच फिक्सिंग से लेकर अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के इस कहानी में बस इतना ही। हम नए सफ़र में ऐसे ही किसी और कहानी के साथ आएंगे। उसमें किरदार कोई नया होगा, जुर्म कुछ नया होगा, लेकिन इन सभी चीज़ों से हमारा मोटिव एक ही है कि आप अपने आसपास हो रहे क्राइम और क्रिमिनल से सतर्क रहें। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।